बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत काम का टॉपिक बस अभी वाली क्लास में शुरू करने लगे हैं। जो करना है अभी आज वाली क्लास ऑनवर्ड्स डिस्कस, दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम, अब देखो इसका सेंस क्या है। एक्चुअली इस नाम के अंदर हम लोग दो नाम करेंगे। एक है रॉल्स थ्योरम, क्या होती है स्पेलिंग, क्या नाम है वो भी आने लगा है। जो सेकंड नाम है दैट इज लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। दो नाम करने लगे हैं डिस्कस। तो अब एक्चुअली इसके जो हम लोग अभी रेगुलर सिलेबस के टाइम पे क्वेश्चंस फेस करेंगे वो बहुत बेसिक हैं। जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड स्कूल के एग्ज़ाम में आते हैं वो बहुत बेसिक हैं, बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग है। पर कल को इसी नाम के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं जाके जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं। तो क्या करेंगे कि रेगुलर सिलेबस में हम बेसिक बात तो समझेंगे पर साथ साथ एक ओरिएंटेशन देखना शुरू करेंगे कि एक्चुअली इसी बात पे जो कंपटीशन में क्वेश्चंस फेस करते हो वो कैसे के हैं। तो अभी हम डायरेक्टली उसमें सारे का सारा काम रेगुलर सिलेबस में ख़त्म नहीं करेंगे, पर हमारा एक राइट सेंस बनना चाहिए कि एक्चुअली जो थ्योरम हमने अभी करी वो काम कैसे आती है। तो चलो डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो जो पहली हेडिंग करने लगे हैं दैट इज़ रॉल्स थ्योरम। दो नाम करने हैं हमने डिस्कस। एक नाम है रॉल्स थ्योरम, ROLLES रॉल्स थ्योरम, और सेकंड नाम है लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो दो नाम है हमारे डिस्कशन के। अभी बिल्कुल शुरू करने लगे हैं और आज वाली पूरी क्लास में फोकस है इस नाम के ऊपर। तो अब ये क्या होता है, और बहुत बेसिक नाम है पर केवल जैसे अंडरस्टैंडिंग बताई जाए उसको बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करना। तो पहले अभी इस पॉइंट को हम लोग डायरेक्टली समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बस इसको वर्ड बाय वर्ड नोटिस करना। अब डायरेक्टली जो सबसे पहले हमने याद रखना है और जो अपनी कॉपी में भी लिखना है साथ साथ, वो एक्चुअली ये है। तो एक कोई फंक्शन अगर हमें गिवन हो और अगर कोई फंक्शन मतलब रॉल्स थ्योरम के अप्लाई होने के लिए कुछ शर्तें हैं। रॉल्स थ्योरम एक फंक्शन पे अप्लाई अगर होगी तो उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। तो उसमें से पहला ये है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो कि क्लोज इंटरवल, याद रखना क्लोज इंटरवल a से b तक कॉन्टिन्यूस हो। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a से b। बिल्कुल ध्यान में रखना कि a से b क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो। सेकंड पॉइंट है कि वो डिफरेंशिएबल हो इन ओपन इंटरवल a से b। तो हमें सिंपली समझ में आता है कि a से b ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो। a और b पे चाहे ना भी हो, वहाँ नोक भी बनती हो चलेगा, पर a से b क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो, a से b ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, साथ में a और b पे फंक्शन का जो आंसर है वो सेम आए, f(a)(f)(b) के बराबर हो। तो एक गिवन फंक्शन पे रॉल्स थ्योरम के अप्लाई करने के लिए तीन शर्तें हैं। तो हमें बिल्कुल ये याद है, क्लोज इंटरवल a से b में कॉन्टिन्यूस, ओपन इंटरवल a से b में डिफरेंशिएबल, और f(a) और f(b) दोनों बराबर। तो अगर कोई फंक्शन इन तीन कंडीशंस को फुलफिल करता हो तो हम कहते हैं कि उस फंक्शन पे रॉल्स थ्योरम अप्लाई होती है। अब रॉल्स थ्योरम क्या है? रॉल्स थ्योरम कहती है कि अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हों देन इन दैट केस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी। देन इन दैट केस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ओपन इंटरवल a से b। देखो नोटिस करो, c कोई पॉइंट ज़रूर होगा ओपन इंटरवल a से b के बीच में जहाँ पे कि f' 0 होगा। मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट c पे 0 होगा। तो बिल्कुल कंप्लीटली सबसे पहले काम की बात क्या है कि अपनी कॉपी में हमारे ये रिटन होना चाहिए। ये रॉल्स थ्योरम के अप्लाई करने के लिए शर्तें हैं। तीन कंडीशंस, क्लोज इंटरवल a से b में कॉन्टिन्यूस, ओपन इंटरवल a से b में डिफरेंशिएबल, f(a)(f)(b) के बराबर। अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हों तो रॉल्स थ्योरम कहती है कि इफ दीज थ्री कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट सी जरूर होगा ओपन इंटरवल a से b के बीच में जहाँ पे कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। f' कितना होगा? 0। तो अब देखने में हमें लगता है कि जो बात बताई गई वो कितनी अलग है, हम लोग डायरेक्टली उसको भी ऐसे रिलेट नहीं कर पाते, पर अभी एक मिनट बाद हमें समझ में आएगा कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सा पॉइंट है। मतलब देयर वाज नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इन दिस पॉइंट, पर ये काम की बहुत है। पर चलो, ये रॉल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी की कंडीशंस हैं, हमें याद हैं, बिल्कुल याद हैं। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे वो अभी करने शुरू करने लगे हैं। और रॉल्स थ्योरम उसके बाद ये है। अब अगर इसको लॉजिकली सोचो कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर मान लो ये हो, बिल्कुल सोचो कि हमें किसी ने एक फंक्शन दिया, तो उस फंक्शन की वैल्यू सिंपली अगर इसको चलो अलग से अगर बना के भी हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो हमें समझ में आता है
कि अगर हमें कोई फंक्शन अगर दिया जाए और हम लोग मान लो किसी फंक्शन का अगर ग्राफ बनाया, ये मान लो किसी फंक्शन का ग्राफ है। अब मान लो ए वाले पॉइंट पे फंक्शन की जो हाइट है वो ये है, बी वाले पॉइंट पे फंक्शन की हाइट जो ये है वो ये है। हमें कहा गया कि एक फंक्शन अगर ए से बी तक कॉन्टिन्यूअस है, मतलब ए से बी तक उसका जो स्ट्रिंग है वो कभी टूटना नहीं, साथ में ए और बी के बीच में वो हमेशा डिफरेंशिएबल है, मतलब ए और बी के बीच में कर्व हमेशा स्मूथ रहेगा, कहीं नोक नहीं बनाएगा। तो उस केस में अगर हम चाहते हैं कि ए और बी पे फंक्शन की हाइट अगर ये रहे, तो क्या हमें साफ साफ दिखता है कि बीच में पक्का एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ पे ये कर्व घूमेगा, जहाँ पे ये कर्व घूमेगा, और जिस पॉइंट पे ये कर्व घूमेगा वहाँ पे उसका स्लोप कितना होगा, 0। तो ये पॉइंट बन गया है इस क्वेश्चन में सी। इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्टली हमें विजिबल है कि जो एफ डैश सी है दैट इज 0। तो एक पॉइंट ज़रूर होगा ऐसा, अगर ए और बी पे फंक्शन की हाइट अगर सेम है और कर्व अगर क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। देखो यहाँ पे नोक हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब भी ये कंडीशन ऐसा एक पॉइंट सी ज़रूर बीच में आएगा ही आएगा। तो उस केस में ऐसा एक पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पे कि बीच में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पे कि कर्व का डेरिवेटिव 0, क्योंकि मेरे कर्व को घूमना पड़ेगा पक्का किसी पॉइंट के ऊपर। तो एग्जैक्टली ये अंडरस्टैंडिंग है जो एक्चुअली हमारे काम की बात है। अब ये सोचो कि ये भी हो सकता है कि ऐसे कई सारे पॉइंट्स हों, एटलीस्ट एक तो होगा ही होगा, पर क्या पता कर्व की ए पे हाइट ये, बी पे हाइट ये, बीच में जो कर्व बने वो ये बन जाए। तो इस केस में हमें दिखता है कि कर्व अगर ए से बी तक अगर क्लोज इंटरवल में अगर कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, मतलब ए और बी के ऊपर डिफरेंशिएबल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर ना भी होते तो भी चल जाता, तब भी पक्का बीच में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा बीच में, ए और बी के ऊपर नहीं, जहाँ पे कि कर्व का जो स्लोप होगा दैट वुड बी 0, मतलब जो टेंजेंट बनेगा दैट वुड बी हॉरिजॉन्टल। और हमें दिख रहा है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर ए और बी को ज्वाइन कर दो, अगर ऐसा अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो, तो ऐसे बिल्कुल हमें दिखता है कि उस पॉइंट पे तो इन्फाइनेटली मैनी ऐसे टेंजेंट्स बन जाते। पर चलो, हमने देखा कि एक भी हो सकते हैं और कई सारे भी हो सकते हैं। तो ये कंप्लीट सेंस है एक्चुअली रॉल्स थ्योरम को इंटरप्रेट करने का ज्योमेट्रिकली। तो हमें सबसे पहले दिखना चाहिए कि जो बताया गया वो एक्चुअली पॉइंट कितना क्लियर कट है, कितनी साफ सी बात है कि अगर एक कर्व क्लोज इंटरवल ए से बी में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल ए से बी में डिफरेंशिएबल है, मतलब ए और बी के बीच में कहीं नोक नहीं बनती, तो उस केस में पक्का एक पॉइंट ज़रूर होगा कम से कम ए और बी के बीच में, जहाँ पे कि कर्व का जो स्लोप है दैट वुड बी 0। और बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, इस पे जितने मर्जी क्वेश्चंस आए, अगर ये थॉट हमारे माइंड में रह जाए तो उसके बाद इसके क्वेश्चंस ब्लॉक नहीं होते। मतलब स्कूल के लेवल पे जो क्वेश्चंस फेस करोगे बोर्ड में, वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कैटेगरी है, तो वो बहुत ईजिली अभी के अभी क्रॉस कर जाएंगे। पर पहले हमें ये बात पूरी तरह हमारे माइंड में बैठनी चाहिए कि करा क्या। अच्छा, अब इसमें होगा क्या, इस चैप्टर में क्या होने वाला है। तो जो स्कूल के, जो अभी हम लोग जो बोर्ड्स के लिए जो क्वेश्चंस फेस करेंगे, उस पूरी कहानी को समझना। अब हमने अभी क्या करा, रॉल्स थ्योरम, उसकी एप्लीकेबिलिटी की हमने कुछ कंडीशंस सुनी। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी की कंडीशंस क्या है कि क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, और एफ ए और एफ बी बराबर आ जाए। ठीक है, तो अगर ये सोचो कि हमें कोई बोले कि चेक करो कि एक फंक्शन के ऊपर रॉल्स थ्योरम अप्लाई होती है कि नहीं होती, कुछ ना पूछें और वो कहें कि चेक करो कि रॉल्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई होती है कि, चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम, तो हम क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल, और एफ एफ बी के बराबर है कि नहीं। तो क्या हमें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन 100% बन जाता कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर का। तो लोगों को ये बात समझ नहीं आती, पर हमें बिल्कुल साफ साफ दिखना चाहिए कि अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी, अगर जैसे ही क्वेश्चन हो कि चेक करो कि रॉल्स थ्योरम में एप्लीकेबल है कि नहीं, तो एक्चुअली वो क्वेश्चन किसका हुआ, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल, वो सवाल किसका है, कॉन्टिन्यूटी का। डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल, क्वेश्चन किसका है, डिफरेंशिएबिलिटी का। एफ एफ बी चेक करना तो बहुत ईजी है, पर ये थॉट अपने माइंड में रखना। तो ये पहली कैटेगरी है क्वेश्चंस की, तो डायरेक्टली यहीं से शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इस बात को याद रखो, अपनी कॉपी में इसको देखो और पहला क्वेश्चन अपने आप अटेम्प्ट करो। डायरेक्टली हमें कहा गया कि डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम
फॉर मॉड एक्स इन -1 से 1। बिल्कुल ऐसे की लैंग्वेज होंगी जब भी क्वेश्चन आएगा। तो अब अगर हमसे कहा गया कि रॉल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी को डिस्कस करो, तो क्या काम है, पता करो कि ये क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक a से b तक कॉन्टिन्यूस है क्या। तो मॉडुलस एक्स हम समझते हैं, मॉडुलस एक्स हमें क्लियरिटी है। मॉडुलस एक्स क्या होता है, एफ एक्स क्या हो जाता है, x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वो हो जाएगा -x जब x लेस देन 0। तो इसमें इसके डिसकॉन्टिन्यूस होने का रिस्क कहाँ पे है, 0 के ऊपर। वैसे हमें पता है कि मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस होता है, हमें इसका ग्राफ आता है, ये -1 है, ये 1 है। पर अगर स्कूल के एग्जाम में आ जाए तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ये है एफ एक्स, तो सिंपली ये हमें दिखता है कि इट इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम -1 टू 0। 0 पे हमने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस एक्स, वो आ गया 0। 0 पे ही इसकी राइट हैंड लिमिट निकाली, x फंक्शन आ रहा है, वो आ गया 0, और f ऑफ 0 निकाला, वो भी 0 है। तो सिंपली यहाँ पे 0 पे ये कॉन्टिन्यूस तो आ गया। अब 0 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी करेंगे चेक, वो हमें आता है चेक करना। डिफरेंशियबिलिटी जैसे ही बनाएंगे हमें क्लियर है, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा 1, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा -1। पर पूरा बना के दिखाओगे। याद रखना, अगर स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया, ऑब्जेक्टिव में आया, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 सेकंड में। क्यों, क्लियर है, मतलब ये किसी क्वेश्चन का पार्ट ही होगा, अच्छा सवाल नहीं है। पर हमें दिखता है कि डायरेक्टली इसकी 0 पे नोक बन रही है इसके ग्राफ की, तो 0 पे ये है तो नॉन डिफरेंशियबल। पर अब दिखाएंगे स्कूल के एग्जाम में, पूरा रिप्रेजेंट करके दिखाओगे। क्या बनाओगे सिंपली टर्म, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या बन जाता है इस क्वेश्चन के केस में। अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर टर्म अगर बनाते, तो हमें क्लियरिटी है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वाली टर्म बन जाती है लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम माइनस साइड एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। उसका आंसर कितना आ गया, -1। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव बनाएं तो लिमिट x अप्रोचिंग 0 फ्रॉम प्लस साइड एफ एक्स विच इज x माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 के ऊपर 1। तो 0 पे कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशियबल, मतलब रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो हमें दिखता है कि क्वेश्चन 100% रॉल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी का सवाल 100% क्वेश्चन एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का होता है। तो ये बात याद रखना। तो इसलिए ये क्वेश्चंस की कैटेगरी जब हम लोग इसको ऐसे देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये तो बहुत बेसिक बात है। तो चलो अब इसी बात को अप्लाई करो इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई ट्रिक नहीं है, पर अपने आप होना चाहिए। अब देखो, अगर हमें कहा गया कि रॉल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी को चेक करो, तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली हमें समझ में आता है कि इसको 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए ताकि कि रॉल्स थ्योरम अप्लाई हो। तो पहली कंडीशन क्या है कि कॉन्टिन्यूस हो, क्लोज ब्रैकेट 0 से लेके 2 तक। इंटरवल क्या गिवन है, 0 से लेके 2। हमें दिखता है फंक्शन 0 से लेके 2 तक वैरी कर रहा है, वैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है क्वेश्चंस में। तो चलो, अब हमें दिखता है कि 0 से लेके 1 तक तो पॉलिनोमियल है, x² + 1 वो हमेशा कॉन्टिन्यूस है। 1 से लेके 2 तक भी 3 - x पॉलिनोमियल है, वो भी हमेशा कॉन्टिन्यूस है। तो अकेला पॉइंट जहाँ पे कि रिस्क है कि ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है, हमें दिखता है कि वो पॉइंट एक्चुअली क्या है, x = 1। तो कहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, x = 1 के ऊपर, और कहाँ डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, x = 1 के ऊपर। तो हमें क्लियरिटी है कि हमने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x = 1, ये काम है। तो अब जब कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे वो सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ से निकाली, वो आ गई 1 + 1 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 2, इसको लिख दो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1 इज 2, और राइट हैंड लिमिट 1 पे निकाली, वो भी 2 आ रही है, इसको निकाल दिया हमने। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x = 1। पर स्कूल के एग्जाम में इसको थोड़ा एलिबरेट कर देना, पर अदरवाइज पॉइंट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट है डिफरेंशियबिलिटी। जब हमने बनाया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आता लिमिट x अप्रोचिंग 1 फ्रॉम माइनस साइड एफ एक्स विच वॉज x² + 1 माइनस एफ ए। एफ ए कितना बना, सिंपली 1 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन यहाँ से निकालेंगे, वो आ रही है 2 अपॉन x - 1, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ये x² - 1 अपॉन x - 1 फैक्टराइज होके लिमिट का आंसर आ गया 2। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना बना, 2। अब निकाला हमने इसका 1 पे ही राइट हैंड डेरिवेटिव, वो आ गया 1 + एफ एक्स 3 - x माइनस एफ ए अपॉन x - 1। वो सिंपली आ रहा है 1 - x अपॉन x - 1, दैट इज -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया 2, राइट हैंड डेरिवेटिव आया -1।
तो बीच में एक पॉइंट आ रहा है जहां पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो बिल्कुल फिनिश। अगर ये फंक्शन बीच में क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है, तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक। अच्छा, अब होगा क्या, मान लो एप्लीकेबल होता। इसी क्वेश्चन में एक्चुअली जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड जो स्टेटमेंट फेस करोगे उसको समझना, और बहुत बेसिक बात है। वो हमें क्वेश्चन जो देंगे बिल्कुल अभी जो बुक में सारी एक्सरसाइज जो होगी वो ऐसे की होगी। वो हर क्वेश्चन में हमें बोलेंगे कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई करो रॉल्स थ्योरम को। तो सिंपल सी बात सोचो, हमें क्या बोला गया कि ये थ्योरम है, तो एक्चुअली ये वेरीफाइड है, जो वेरीफाइड है वही थ्योरम है, नहीं तो क्या होती है हाइपोथेसिस। तो हमें वो क्वेश्चन जो देंगे, हमें वो हर सवाल में क्या बोलेंगे कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करो। अब बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम करने लगे, तो हमने क्या करना होगा, हमने दिखाना होगा कि देखो ये क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है और एफ ए एफ बी के बराबर आ रहा है। पहले दिखाएंगे कि रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, बिल्कुल इस जो क्वेश्चंस अभी करे उसमें नहीं थी, आगे करोगे उसमें हो सकती है। तो अगर हो ये तीनों कंडीशंस अगर पूरी हो रही हो, तब क्या करोगे कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एफ डैश सी निकाल के ज़ीरो करके जो सी आएगा वो दिखा दोगे कि ए और बी के बीच में आ रहा है। रॉल्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हों तो एक पॉइंट ज़रूर होगा ए और बी के बीच में जहाँ पे कि एफ डैश सी ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, पहले रॉल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी की तीनों शर्तों को दिखा देंगे कि देखो ये लग रही हैं, फिर डिफरेंशिएट करके पॉइंट निकाल के दिखा देंगे कि वो पॉइंट ए और बी के बीच में आ रहा है। क्या करेंगे, पहले कंडीशंस दिखा देंगे, फिर पॉइंट डिफरेंशिएट करके पॉइंट निकाल के दिखा देंगे कि देखो आ रहा है पॉइंट। हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, जिसने बोला ही है कि एक पॉइंट आएगा बीच में। तो इस बात को सुनने के बाद अब पहले क्वेश्चन को भी अपने आप करने की करो, अपने आप अटेम्प्ट करने की पूरी तरह अपने आप अटेम्प्ट करने की करो। अगर ब्लॉक हो गए तो कोई ट्रबल नहीं, उसके थ्रू हमारा रोड मैप माइंड में और क्लियर हो जाएगा। पर चलो ये पहला क्वेश्चन करो। हमें सिंपल सा फंक्शन गिवन था x² - 5x + 6, इंटरवल गिवन था 2 से 3। तो x² - 5x + 6 हमें विजिबल है कि सिंपल सा पॉलिनोमियल है। तो हमने अपनी कॉपी में मेंशन करना था कि सिंस दिस इज अ पॉलिनोमियल hence it is always continuous, तो it is continuous in close interval 2 से 3 and differentiable in open interval 2 से 3। बिल्कुल इसको ऐसे हमने मेंशन करना था, continuous in close interval 2 से 3 and differentiable in open interval 2 से 3, ताकि कि एग्जामिनर को क्लैरिटी हो कि हमें क्लियर है कि रॉल्स थ्योरम की कंडीशंस हमें पता है। एंड f(2) निकाला और f(3) निकाला, दोनों जीरो आ रहे हैं। देखो जीरो आने से मतलब नहीं है, सेम आने चाहिए। अगर दोनों 5 भी आते तो भी ठीक था, कुछ भी अगर दोनों वैल्यूज़ कुछ भी आती पर सेम आनी चाहिए थी। तो हमें दिखा कि रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड हैं। तो अगर ऐसा है तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल विच स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बिटवीन ए से बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करा, एफ डैश एक्स निकाला सिंपली विच इज़ 2x - 5, उसको 0 करा। तो उसको 0 करते ही पॉइंट क्या आ गया, 5/2। तो जो 5/2 मतलब 2.5 है, वो हमें क्लैरिटी है कि ए और बी ओपन इंटरवल के बीच में, विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए से बी। बिल्कुल माइनर पॉइंट है, पर हमारी कॉपी में काम 100% राइट होना चाहिए। तो हमें क्लैरिटी है कि जो रॉल्स थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी है वो इन ओपन इंटरवल ए से बी के बीच में पॉइंट होना चाहिए। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिटवीन ओपन इंटरवल ए से बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। बिल्कुल ऐसे हम लोग मेंशन कर देते कंप्लीटली, हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल। एग्जैक्टली हमें इसका करना क्या है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, पर एग्जैक्टली हमने इसी बात को करना है। हर बार हमने एफ डैश सी निकाल के दिखा देना है कि देखो बीच में आ रहा है। और याद रखना, हर बार अगर कंडीशन ये फुलफिल हो रही है, याद रखना ये बात, अगर ये कंडीशंस तीनों फुलफिल हो रही हैं तो पक्का सी आना ही आना है। याद रखना, हर बार सी आना ही आना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और अभी क्वेश्चंस में आएगी, वैसे ये हमने सी निकाल के नहीं दिखाना। जैसे इस क्वेश्चन में तो सी इजीली आ गया, देखो 5/2। आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें हो सकता है कि सी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, पर हमने केवल एग्जामिनर को बता देना है कि देखो ऐसा कोई सी बीच में है। ज़रूरी नहीं कि सी की पर्टिकुलर वैल्यू आए,
पर हमने वहाँ पे जस्टिफाई कर देना है कि देयर एग्जिस्ट अ सी बिटवीन ए से बी ओपन इंटरवल जिसके लिए कि एफ डैश सी 0 होगा। अब इस बात का मतलब क्या है वो अभी क्वेश्चंस में आएगा, पर इसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखो इस थॉट को भी। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जैक्टली रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करो अपने आप एंड तक। बिल्कुल सिंपल सा टास्क था, जो हमें गिवन था वो हमें विजिबल था कि पॉलिनोमियल है। तो हमने अपनी कॉपी में मेंशन करना था कि सिंस एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल हैंस इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 से 3 एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 से 3। इसको मेंशन करना कि एग्जामिनर को क्लैरिटी हो कि हमें दोनों कंडीशंस पूरी तरह समझ में आती हैं और F1 निकाला F3 निकाला दोनों सेम आ रहे हैं, F1 F3 निकालो दोनों सेम है। तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल विच स्टेट्स दैट देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट वेयर एफ डैश सी इज 0। तो हमने एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकाल के 0 करा, तो ये क्वाड्रेटिक बना। क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर सकते थे, हमने एक्स की वैल्यू निकाली, वो आ गई 2 + -1/√3। तो अब जो 2 पॉइंट्स बने, अब ये वैल्यू निकालना हमारा काम नहीं है। इन क्वेश्चंस में हमारा काम है रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना। वो कैसे होगी वेरीफाई? कि जो हमारा जवाब बने वो हम बता सकें कि देखो वो ए और बी के बीच में आ रहा है। हमारा काम क्या है? सी को दिखाना कि वो ए और बी के बीच में है। सी क्या है? जहाँ पे कि एफ डैश सी 0 है। बिल्कुल ऐसे पूरी तरह 100% हमें क्लैरिटी है कि इन क्वेश्चंस में बोलना क्या है। हमने एफ डैश सी निकाला, उसको 0 करा, ये बना। ये अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने उसको ऑब्जर्व करा कि ये कैसा है। तो एक वैल्यू आई 2 + 1/√3 विच इज़ 2 पॉइंट समथिंग, एक आई 2 - 1/√3 विच इज़ 1 पॉइंट समथिंग। तो हमें दिखता है कि दोनों वैल्यूज़ इस केस में जो बनी वो 2 और 3 के बीच में आई। 2 + 1/√3 भी और 2 - 1/√3 भी। ये भी इस केस में 1 और 3, सिंपली हमें इंटरवल गिवन था 1 से 3। तो ये दोनों वैल्यूज़ इस केस में क्योंकि इस इंटरवल के बीच में आ गई 1 और 3, तो हमें क्लैरिटी है कि इन दोनों पॉइंट्स पे रॉल्स थ्योरम एक्चुअली एप्लीकेबल है। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये भी इसके बीच में आ गया और ये भी बीच में आ गया। तो एटलीस्ट एक पॉइंट आना चाहिए, यहाँ पे 2 आ गए। पर बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है, कोई ट्रिक है नहीं वैसे, पर एग्जैक्टली इसी बात को अभी बहुत क्वेश्चंस में अप्लाई करते जाएंगे। अब ऐसे बहुत तेज क्वेश्चंस करो, ये नेक्स्ट करो अपने आप। बिल्कुल सेम अंडरस्टैंडिंग थी। sin² x हमें क्लैरिटी है हमेशा कॉन्टिन्यूस है, हमेशा डिफरेंशिएबल है। तो इसको मेंशन करेंगे, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है 0 से पाई, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, और f(0) निकाला, f(π) निकाला, दोनों सेम आ रहे। तो यहाँ तक तो बात बनी। तो अब हमें क्लैरिटी है कि अगर रॉल्स थ्योरम की सारी शर्तें पूरी हो रही हों तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल विच स्टेट्स दैट कोई पॉइंट सी ज़रूर होगा f(0) f(π) के अगर इसमें बराबर आ रहा है। तो हमने f'(x) निकाला, sin² x का डेरिवेटिव हो गया 2 sin x cos x, उसको हमने 0 करा। तो या sin x 0 या cos x 0, ये बनी कंडीशंस। sin x 0 कहाँ पे है? 0, π, 2π एंड सो ऑन। cos x 0 कहाँ पे है? π/2 के ऊपर। ये बनी अपनी वैल्यूज़। पर हमें क्लैरिटी है, अब देखो 0 और π भी आया, तो जो c है f'(c 0) कहाँ पे आया? 0, π/2 और π। तो अब इसमें हमारे काम की बात क्या है कि हमने 0 और π/2 को, π को नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जो हमारा जवाब है वो a और b के बीच वाली वैल्यू है। रॉल्स थ्योरम कब होगी वेरीफाई? जब जो c निकले वो a और b के बीच में, और वो होगा ही होगा। हमने ग्राफिकली देखा है कि एक पॉइंट ज़रूर होगा बीच में। तो देखो इस केस में आ गया। तो c कितना आ गया इस क्वेश्चन में? π/2 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से π। ये है एक्चुअली काम की बात। ये दिखाना कि जो वैल्यू आ रही है वो a और b के बीच में है। ये वैल्यू निकालना भी काम की बात नहीं है, ये दिखाना काम की बात है। तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। बिल्कुल हमने एग्ज़ाम में इसको ऐसे वेरीफाई करना है। वहाँ पहले मेंशन कर देना रॉल्स थ्योरम स्टेट्स दैट देयर शुड एग्जिस्ट अ पॉइंट c सच दैट f'(c) इज इक्वल टू 0, c बिलोंगिंग टू a से b। तो हमने c निकाल के दिखा दिया कि है ऐसा c। ये है कंप्लीट लॉजिक। तो ये क्वेश्चंस अगर ये बात अगर प्रॉपरली समझ में आ जाए तो फिर ये गलत नहीं होते। सिंपल सा काम है, इसको बिल्कुल गलत नहीं करना। अब ऐसे ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एग्जैक्टली सेम पॉइंट इस क्वेश्चन में भी था। x × x + 3 हमें क्लैरिटी ये पॉलिनोमियल है, e वाला फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है। तो हमने अपनी कॉपी में मेंशन कर दिया कि पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल
exponential function is always continuous and differentiable, hence the given function is always continuous and differentiable, therefore it is differentiable in continuous in closed interval. लिखोगे अपनी कॉपी में continuous in closed interval -3 से 0 और differentiable in open interval -3 से 0. ये बस ऐसे डायरेक्टली इस कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के छोटे सिंबल बनाए हैं. स्कूल के एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, वहाँ पे सिंबल ना बनाना ऐसे. ये कॉन्टिन्यूटी पूरा लिखना और वहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी पूरा. डिफरेंशियबल इन ओपन इंटरवल -3 से 0. अब ये बनाने के बाद अब हमने f ऑफ -3 निकाला, f ऑफ 0 निकाला, दोनों आ गए सेम. तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल तो है, वो काम तो हो गया ख़त्म. अब काम क्या है कि अब हमने बोलना है कि देखो ये वेरीफाई हो रही है. कैसे होगी वेरीफाई? कि एक पॉइंट निकाल के दिखा देंगे कि देखो बीच में आ रहा है, ए और बी के बीच में. तो कैसे दिखाएं? पहले हमने सिंपली क्या करा, लिख दिया हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल. अब हमने एफ डैश एक्स निकाला, सिंपली डिफरेंशिएट करा, यूवी रूल से डिफरेंशिएट करा, डेरिवेटिव करते ही टर्म ये बन गई. कैलकुलेशन राइट करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन था, गलत नहीं करना. एफ डैश एक्स निकाला, अब ई वाली टर्म तो जीरो होती नहीं है, ये जीरो करा, तो एक्स के दो आंसर्स बन गए -2 और 3. 2 पॉइंट्स पे एफ डैश एक्स जीरो आया. पर हमें उससे मतलब नहीं. देखो इन क्वेश्चंस में तो x का आंसर आ जा रहा है, क्या पता x का आंसर ना भी आता. याद रखना ये बात, क्वेश्चंस में काम आनी है हमें. पर चलो अभी तो आ रहा है. तो जो हमने -2 निकाला वो -3 और 0 के बीच में है. तो इस -2 के 0 और 3 के बीच में आने की वजह से एफ डैश एक्स 0 आ गया बिटवीन ए से बी. हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, पर एंड तक कंप्लीट करोगे. देखो इस केस में -2 ने क्वेश्चन कंप्लीट कराया क्योंकि वो ए और बी के बीच में आया. और याद रखना, अगर रॉल्स थ्योरम की कंडीशंस फुलफिल हो रही हूँ तो रॉल्स थ्योरम ने उस केस में वेरीफाई होना ही होना है. कई बार बच्चा बिल्कुल ही हमारा आंसर नहीं बनता, हम कहते हैं रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हो रही. तो अगर रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो वेरीफाई होनी ही होनी है. अगर एप्लीकेबल है तो वेरीफाई होनी ही होनी है. पॉइंट तो आना ही आना है. तो बिल्कुल इस पॉइंट को ध्यान में रखना, बिल्कुल इससे डेविएट नहीं करना. अब नेक्स्ट करो एक और सिंपल सा क्वेश्चन जस्ट प्रैक्टिस के लिए. e की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स. तो हमें क्लियरिटी है कि ये हमेशा कॉन्टिन्यूस है, हमेशा डिफरेंशिएबल है, पर इसको मेंशन कर देना है. सेम पॉइंट, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल लिख के दिखाना है ये. और फिर हमने f π/4 निकाला और f 5π/4 निकाला, दोनों सेम आ गए. दोनों का आंसर सेम आ गया, दोनों 0 आ गए. तो यहाँ तक तो बात बनी. अब हेंस रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल विच स्टेट्स दैट कि एक पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पे कि एफ डैश एक्स 0 होगा. अब इन दोनों को हमने करा, सिंपली इस टर्म को करा डिफरेंशिएट यूवी रूल से, वो आ गया e की पावर x इंटू साइन एक्स. उसको 0 करा, x के आ गया 0 और पाई. तो 0 और पाई में अब जो हमारा इंटरवल था वो था π/4 से 5π/4. तो 0 से बात नहीं बनी, अब की बार किससे बात बनी? पाई से. तो पाई एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में है, और यही तो रॉल्स थ्योरम कहती थी, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड. तो देखो नोटिस करो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर रही है, पर इस टॉपिक में हमें रियलाइज़ होता है कि अभी तक जितना देखा उसमें कोई काम ही नहीं है. बिल्कुल जो बोर्ड्स में इन जनरल क्वेश्चन फेस करेंगे वो क्या होंगे कि रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करो. हर बार हमने बिल्कुल उसकी एप्लीकेबिलिटी की शर्तें पूरी करने के बाद पॉइंट सी निकाल के दिखा देना है कि ए और बी के बीच में, और हर बार वो आना ही आना है. तो इट इज़ सच अ सिंपल टास्क कि अगर हमें क्लैरिटी हो जाए तो फिर इसके क्वेश्चंस कभी नहीं फंसते. पर एक्चुअली अब देखो यहाँ तक तो हमने बात सुनी, पर एक्चुअली सच्चाई ये है कि इस टॉपिक में जो मेन काम है वो रॉल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन नहीं है, वो तो होनी ही थी वेरीफाई. जो मेन टास्क है वो रॉल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है. जैसे हमने कभी बहुत साल पहले बचपन में पाइथागोरस थ्योरम करी, तो हम आज पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई थोड़ी करते रहते हैं ट्राइंगल लेके. हमारे सामने राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, हम उसको अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को. तो वैसे ही रॉल्स थ्योरम की वेरिफिकेशन तो बिल्कुल ही अभी स्कूल के लेवल का बिल्कुल बेसिक टास्क है. जो मेन काम है वो इसकी एप्लीकेशन है. हो सकता है बोर्ड्स में हमें इस पर वैसे कभी नहीं क्वेश्चन आया, पर लेकिन जो हमने सही समझना है, जो एक्चुअली कंपटीशन में आता है, वो रॉल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है. और उसमें क्या होता है वो देखेंगे. पर चलो पहले ये बिल्कुल बेसिक टास्क पे तो बिल्कुल पक्के हो जाएं. कोई भी क्वेश्चन आए तो वी शुड बी एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चंस एटलीस्ट विथ फुल कॉन्फिडेंस. अभी नेक्स्ट करो. एग्जैक्टली सेम लॉजिक. साइन फंक्शन सिंपली हमें गिवन था साइन एक्स माइनस साइन 2x. तो हमें क्लियरिटी है कि साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, साइन फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है.
तो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन वाज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो हम पहले एप्लीकेबिलिटी में इसको दिखाएंगे, लिखेंगे, सिंस दिस इज साइन फंक्शन हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल फॉर ऑल एक्स, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a से b, जो कि इस केस में 0 से पाई है, और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a से b। देखो ये लिखने का रीज़न क्या है, देखो जब सब्जेक्टिव पेपर दोगे तो याद रखना, सब्जेक्टिव पेपर में ये नहीं सोचते कि एग्जामिनर, हम कई बार ना एज अ मतलब आई हैव सीन कि कई बच्चे ना इसको एक्सप्रेस करने से रह जाते हैं, उनको लगता है कि एग्जामिनर को ये तो पता ही है। तो हम लोग एग्जामिनर को ये पता ही है, एग्जामिनर को तो बाकी सॉल्यूशन भी पता है, तो हमारा काम क्या है, एग्जामिनर को बताना कि हमें भी पता है। हमने बिल्कुल एग्जामिनर को ऐसे समझाना है जैसे हम किसी बच्चे को समझा रहे हो। तो अपनी कॉपी में जब सब्जेक्टिव का पेपर देते हो तो बोर्ड के पेपर में हमारे पास बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। अगर हमारी राइट प्रिपरेशन है तो पेपर हमारा 3 घंटे का 2 घंटे भी नहीं लगेंगे कंप्लीट होने में। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें लिखना राइट है। तो हमने बिल्कुल हर पॉइंट को मेंशन करना है, क्लोज इंटरवल 0 a से b तक कॉन्टिन्यूस, ओपन इंटरवल a से b तक डिफरेंशिएबल, f0 निकाला, f पाई निकाला, दोनों सेम आने चाहिए। 0 आना टारगेट नहीं है, सेम आने चाहिए। वो आ गए, चलो सेम, 0 भी आ गए तो सेम ही आ गए। Hence Rolle's theorem is applicable, which states that there exists a point C where f dash c equal to 0 between 0 से पाए ओपन इंटरवल। को पूरी तरह बात समझ में आनी चाहिए। तो अब हमने वो c निकाल के दिखाना है, तो हमने f dash c निकाला, sin x माइनस साइन 2x था फंक्शन, हमने इसको करा डिफरेंशिएट। सिंपली हमने f dash c निकाला, sin x का डेरिवेटिव आ गया cos x, वो आ गया चलो cos c माइनस 2 cos 2c, ये निकाला, इसको करा 0। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करें, सिंपली cos c माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बन गई c में क्वाड्रेटिक, वो आ गया 4 cos स्क्वायर c माइनस प्लस cos c प्लस 2, सिंपली माइनस 2 माइनस 4 cos स्क्वायर c प्लस cos c प्लस 2 इक्वल टू 0। वहाँ से cos c की हमने वैल्यू निकाल दी, वो आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर 1 माई प्लस 1 प्लस 8 4 द 32 रूट 33 बाई 2 बाई 8 माइनस 8, सिंपली बाय माइनस 8 बाई 2 है। ये बना हमारा आंसर। तो ये आंसर एक्चुअली क्या आ गया, माइनस साइन एडजस्ट करके सिंपली ये बन जाता, एक आंसर आ गया -1 प्लस रूट 33 बाय माइनस 8 विच इज़ 1 माइनस रूट 33 बाय 8, और एक आ गया -1 माइनस, तो आ गया 1 प्लस रूट 33 बाय 8। ये दोनों कौन आए, cos c, और ये भी है cos c। तो अब देखो इस क्वेश्चन में जो हम लोग इतनी देर से बात सुन रहे हैं वो इस सवाल में अप्लाई हुई कि हमारे काम की बात c निकालना नहीं है, हमारे काम की बात ये दिखाना है कि ऐसा कोई c बीच में है। तो अब जो रूट 33 है उसके बारे में सोचो, तो रूट 33 का आंसर कितना होगा, 5 पॉइंट समथिंग, निकालना नहीं है। दिस इज 5 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 5 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 5 पॉइंट समथिंग करो तो आंसर कितना आएगा, -4 पॉइंट समथिंग। तो -4 पॉइंट समथिंग अपॉन 8, तो हमें दिखता है कि दिस इज अ फ्रैक्शन, कोई नेगेटिव फ्रैक्शन है -1 से 0 के बीच में। इसके बारे में सोचो, 1 प्लस रूट 33 बाई 8 विच इज़ 1 प्लस 5 पॉइंट समथिंग, तो ये मिला के हो गया 6 पॉइंट समथिंग बाई 8 विच इज़ अगेन 6 पॉइंट समथिंग अपॉन 8। तो वो भी कोई आंसर बना जो कि 0 से 1 के बीच में आ रहा है। तो ठीक है, ये दोनों है तो एग्जिस्टिंग, मतलब ये दोनों हो सकती हैं कॉस की वैल्यूज़। तो जो हमें क्वेश्चन में इंटरवल गिवन था वो कैसा था, 0 से पाए। 0 कॉस 0 कितना होता है, 1, कॉस पाए कितना होता है, -1। तो हमें दिखता है कि 0 से पाए के बीच में कॉस हर एक वैल्यू लेता है। कॉस टेक्स ऑल द वैल्यू फ्रॉम कॉस 0 विच इज़ 1 से कॉस पाए विच इज़ -1। तो देयरफॉर जो c इसके लिए बना, हमें दिखता है कि c बिलोंग्स टू 0 से पाए। वाई, दिस इज सम वैल्यू बिटवीन -1 से 0, तो देयरफॉर फॉर सम c बिटवीन 0 से पाए cos c वुड बी इक्वल टू दिस ऑल्सो। देखो cos 0 कितना है, 1, cos पाए कितना है, -1। तो 1 से -1 आते समय क्योंकि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज। तो फॉर सम c इट विल ऑल्सो टेक दिस वैल्यू। देयरफॉर फॉर सम एंगल c
दिस विल लाई बिटवीन 0 से पाई, फॉर सम एंगल सी दिस वुड बी cos c वुड बी इक्वल टू दिस, तो हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड थ्रू दिस। पर अब की बार बिल्कुल फॉर सम अदर c cos c, चलो इसका नाम अगर c2 रख लें, cos c2 will be equal to 1 plus root 33 by 2, where there would be some c2 belonging to 0 से pi। बिल्कुल सेम लॉजिक से hence Rolle's theorem is verified। क्यों? क्योंकि अब की बार c1 c2 दोनों जो आए वो अब की बार इन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। पर काम की बात क्या है कि हमने अब यहाँ पे इस बात को लेके कई बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि मेरा एंगल तो आया नहीं, तो हमने याद रखना है कि हमने एंगल नहीं निकालना। हो सकता है कि बोर्ड्स में वो हमें इन बातों पे ऐसे फंसाएं भी ना, पर लेकिन अगर हम लोग कभी किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ब्लॉक हो जाएं तो हमें ये क्लियरिटी में समझ में आना चाहिए कि हमने एंगल नहीं निकालना। क्या निकालना है? ये दिखा देना है कि देखो ऐसा कोई एंगल होगा बीच में। तो इस सवाल में हमने क्या करा, हमने ये बना के दिखा दिया कि देखो ऐसा कोई एंगल होगा, वो एंगल क्या होगा हमें नहीं पता, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट देखते हैं। एग्जैक्टली सेम तरह का क्वेश्चन था, बस प्रैक्टिस के लिए। अब ये भी x माइनस ए की पावर m x माइनस बी की पावर n, हमें क्लियर है पॉलिनोमियल है तो हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो पहले मेंशन कर देंगे क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल। f a f b दोनों निकाले वो 0 आ रहे हैं, तो रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अब हमने क्या करना है, f डैश x निकाला, सिंपली यूवी रूल से f डैश x निकाला, उसको करा 0। f डैश x निकाल के 0 करा, एक वैल्यू आ गई a, एक वैल्यू आ गई b और एक वैल्यू आ गई सिंपली एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो ए और बी तो हमें क्लियरिटी है कि हो गई रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि जो सी हमें चाहिए रॉल्स थ्योरम के लिए वो ए और बी के बीच में आना चाहिए, अगर वही वैल्यूज़ आ गई तो उनको नहीं लेते, तो इसलिए ए और बी तो इसमें हो गया रिजेक्ट। जो तीसरी वैल्यू बनी वो हमें क्लियरिटी है कि एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, हमें क्लियरिटी है ये ए और बी के बीच की वैल्यू है। एक तरह से कोई नंबर है जो कि ए और बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सिंपली क्लियर है दिस इज सम नंबर बिटवीन ए से बी, हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन में अकेले काम की बात क्या थी, इस बात को एंड तक राइट बोल पाना। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू हेंस रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। तो देखो काम कोई नहीं है इस टॉपिक में, क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट जो बोर्ड्स के लेवल तक का जो काम है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है, कोई ट्रिक नहीं। पर एनसीईआरटी में भी उन्होंने जो इसकी एप्लीकेबिलिटी पे भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डाला हुआ है। तो अब आज वाली क्लास में तो हमने केवल इसका बेसिक सेंस देखा कि करना क्या है इसमें, नेक्स्ट क्लास में इसकी एप्लीकेबिलिटी में भी एंटर करेंगे। तो पर चलो पहले हमें पूरी क्लियरिटी में इतनी बात तो आनी चाहिए कि करना क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में अब हमने रॉल्स थ्योरम को अप्लाई करना देखा, कोई ट्रिक नहीं लगाई, केवल समझा कि होती क्या है रॉल्स थ्योरम। तो पहला काम क्या था कि हमें बिल्कुल बेस, अब इसके आगे ना देखो क्या होता है कि कई बच्चे ज़बरदस्ती पहले कंपटीशन के नाम पे ख़राब हो जाते हैं, तो उन बच्चों के साथ उस प्रोसेस में कभी ना फंसना। पूरा कंपटीशन का जो प्रिपरेशन है उसकी जड़ पहले अपनी सबसे जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो बिल्डिंग यूँ बनाने की करते हैं, बेस होता नहीं, आगे ऊपर से ऊपर जितना मर्जी हम पाइल अप करते रहें तो अल्टीमेटली फिर बिल्डिंग ने इसने गिरना ही गिरना है। हमारी बिल्डिंग यूँ बननी चाहिए, हमारा बेस सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके बाद जो कुछ भी पाइल अप करोगे वो इसके ऊपर ईजिली ऐड हो पाएगा। तो कंपटीशन वाला सारा काम क्या है, रेगुलर सिलेबस की थ्योरी के ऊपर बिल्ड होने वाली बातें। तो जब हमें 100% ये बात समझ में आएगी तो हमें समझ में आता है कि कंपटीशन में क्वेश्चंस एक्चुअली कुछ भी नहीं आते। तो लोग गड़बड़ क्या करते हैं, बेस सही नहीं पकड़ते। तो चलो आज वाली क्लास में रॉल्स थ्योरम का जो बिल्कुल बेसिक लॉजिक करा वो बहुत सिंपल है, नेक्स्ट क्लास में इसी को ही इसके बाद कंटिन्यू करेंगे।